नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र के संबंध में। अरस्तु के समय से लेकर वर्तमान तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं लोकतंत्र। यह भी देखा गया है कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों के हितों को ही ध्यान में रखते थे और इसी कारण धीरे धीरे लोकतांत्रिक पद्धति को अपना लिया गया। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में ही लोकतंत्र का उदय हुआ, जिसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। लोकतंत्र ये शासन का यह जो दूसरा रूप था, जिसमें प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था, संभवतः यही अधिक व्यवहारिक भी था। इसीलिए अधिकांश देशों ने लोकतंत्र के इसी रूप को अपनाया, जिसका अंग्रेजी पर्यायवाची डेमोक्रेसी है। ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति। इस तरह लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी अलग अलग परिभाषाएं की गई हैं। जैसे ब्राइस कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित होती है। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। इन परिभाषाओं से जो लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं निकल के आती हैं वो ये होती है कि जनता का प्रतिनिधित्व यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, यहाँ जनता के हितों का संरक्षण भी लोकतंत्र में ही होता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति जनता के प्रति ही उत्तरदायी भी होती है। साधारणतः लोकतंत्रात्मक शासन के 2 भेद माने जाते हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहते हैं जब प्रभुसत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासन अधिकारी नियुक्त कर उस पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जा सकता है। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों, भारत में भी विभिन्न प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन के प्रचलित रूप रहे हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों में इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन प्रचलित हैं। दूसरा, प्रतिनिधित्व या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो उसे हम प्रतिनिधित्व या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस शासन पद्धति में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश राज्यों में शासन का यही रूप अर्थात अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र ही प्रचलित है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन की मुख्य विशेषता जनता की प्रभुता में विश्वास है। इसमें कई अन्य विशेषताएं भी होती हैं, जैसे लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव इसमें होते हैं। इसमें नियंत्रण रखा जाता है जनप्रतिनिधियों पर। इसमें राजनीतिक और नागरिक समानता जनता को प्राप्त होती है। स्वतंत्रताएं, खासतौर पर राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और विवेक में विश्वास इसमें किया जाता है। लोकतंत्र बहुमत का शासन भी होता है। इसीलिए लोकतांत्रिक पद्धति को जन कल्याण के लिए सर्वाधिक उचित और महत्वपूर्ण पद्धति माना जाता है। अब हम लोकतंत्र की विभिन्न अवधारणाओं पर बात करेंगे। पहला, बहुलवादी लोकतंत्र। यह इस बात पर बल देता है कि समस्त व्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न समुदाय भी अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं और वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब समस्त व्यवस्था में इन ऐच्छिक समुदायों की भी महत्वपूर्ण स्थिति को मान्यता दी जाए। मॉरिस डुर्बजर, रॉबर्ट एडेल, लवस्टीन, लिप्सिट आदि ने इस बहुलवादी लोकतंत्र की धारणा का ही प्रतिपादन किया है। बहुलवादी लोकतंत्र की मूल धारणा सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यह लोकतंत्र की धारणा यह मान के चलती है कि राजसत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए और समुदाय को अधिकाधिक संभव सीमा तक अपने निश्चित कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। समुदायों को इस प्रकार की स्थिति प्रदान करने पर ही मानव जीवन श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ सकेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। लोकतंत्र का एक अन्य अवधारणा या सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय विजनवादी सिद्धांत।
ये मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत पर बल देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र सहित प्रत्येक शासन व्यवस्था में एक विशिष्ट वर्ग ही विद्यमान होता है और वास्तविक रूप में शासन शक्ति इन विशिष्ट वर्ग के हाथों में ही केंद्रित रहती है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत इस मत का प्रतिपादन करता है कि लोकतंत्र सिद्धांत रूप में समानता पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट वर्ग का अस्तित्व होता है और इस विशिष्ट वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार होता है। सिद्धांत के समर्थकों में पैरेटो, जी मोस्का, रॉबर्ट मीचेल, सी राइट मिल्स, लॉसवेल और टी.बी. बॉटोमोर आदि प्रमुख हैं। 20वीं सदी में लोकतंत्र की एक नवीन अवधारणा को जन्म दिया और वह है कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा। इसे ही जनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है और वर्तमान में रूस, चीन और पूर्वी यूरोप के राज्यों में इस जनवादी लोकतंत्र को ही अपनाया गया है। इनका मानना है कि शास्त्रीय लोकतंत्र या उदार लोकतंत्र की शासन व्यवस्था केवल एक दिखावा है। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार पश्चिमी लोकतंत्रों में शासन पर केवल साधन संपन्न वर्ग के नियंत्रण होने के कारण शासन तंत्र का प्रयोग इसी वर्ग के हितों के पोषण के लिए किया जाता है। इसीलिए उनकी मान्यता है कि जिस राज्य में शासन व्यवस्था का प्रयोग केवल साधन संपन्न वर्ग के साधन के रूप में किया जाता है उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। सही अर्थों में शासन व्यवस्था तो केवल शासन तंत्र को मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल उस शासन तंत्र को कहा जा सकता है जहां इसका प्रयोग सभी वर्गों के कल्याण और वर्ग रहित समाज की स्थापना के लिए हो। मार्क्सवादी लोकतंत्र की पूर्व शर्तों के रूप में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं को अपनाने पर बल देते हैं, जैसे उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, संपत्ति का समान वितरण और सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो, साम्यवादी दल का सत्ता पर एकाधिकार हो। तब ये कहा जा सकता है कि समाज में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था व्याप्त है और जनता का किसी प्रकार से शोषण नहीं हो रहा है। वास्तव में उदारवादी अवधारणा राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देती है, जबकि मार्क्सवादी अवधारणा आर्थिक लोकतंत्र को। इस प्रकार दोनों ही व्यवस्थाएं अधूरी हैं और अधूरे लोकतंत्र को जन्म देती हैं। वास्तविक लोकतंत्र अर्थात न केवल शब्दों वरन व्यवहार में भी जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन तभी संभव है जब राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र दोनों स्थितियों को एक साथ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार हमने लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर बात की। इससे लोकतंत्र के कुछ दोष भी हमारे सामने आते हैं, जैसे कुछ आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र अयोग्यता की पूजा है। कुछ का कहना है कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में दल प्रणाली का, राजनीतिक दलों का होना लोकतंत्र में अत्यंत आवश्यक है और उस दल प्रणाली में बहुत सारे दोष निहित हैं जिसका प्रभाव शासन व्यवस्था पर पड़ता है। कुछ का कहना है कि सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्री शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है क्योंकि इसमें एक विशेष दल की इच्छा अनुसार ही कार्य किया जाता है और जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं निर्वाचन में भी शासन को अनेक प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। कुछ का मानना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सार्वजनिक धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है, जिसे अगर ऐसा अपव्यय ना हो तो ये सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी कार्य आ सकता है। दूसरा ये भी माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन की चाहे महत्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायित्वपूर्ण शासन माना जाता है, परंतु वास्तव में एक कल्पना ही है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ होता है किसी के प्रति भी उत्तरदायी न होना। कुछ का मानना है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, परंतु आलोचक मानते हैं कि राजनीतिक दल प्रत्येक बाल को जनता के सामने एक आवरण के साथ में पेश करते हैं, जिससे जनता वास्तविक समस्याओं को ना तो समझ पाती है और ना ही उनमें उसके संबंधित कोई शिक्षा आ पाती है। साथ ही लोकतंत्र तब सफल हो पाता है जब मतदाता उदासीन न रहे, मतदाता जागरूक रहे। सामान्यतः लोकतंत्र में मतदाता उदासीन हो जाते हैं और पेशेवर राजनीतिज्ञों का उदय हो जाता है। और सबसे बड़ी आलोचना जो लोकतंत्र की करी जाती है वो इस बात को लेके कि ये युद्ध और संकट की स्थिति में हमेशा निर्बल ही होता है, क्योंकि ऐसे समय में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने होते हैं और लोकतंत्र ऐसी शीघ्र गति का परिचय नहीं दे पाता। हालांकि आलोचकों द्वारा लोकतंत्र की आलोचना की गई है, परंतु जन कल्याण की जो साधना लोकतंत्र में होती है वह और कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें ही जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है, जिनका चुनाव एक निश्चित समय के लिए जनता स्वयं करती है। और ये मानते हैं कि जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं और भावनाओं और आवश्यकताओं से परिचित होते हैं और इसी आधार पर शासन संचालन करते हैं।
चाहे इसमें मतदाता उदासीन रहते हों, पर फिर भी जनता को राजनीतिक शिक्षा इससे अधिक और किसी शासन व्यवस्था में नहीं मिलती है। इससे जनता का नैतिक उत्थान भी होता है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति समानता और स्वतंत्रता पर भी आधारित होती है, विश्व शांति का भी ये समर्थन करती है। इस प्रकार बहुत सारे विशेषताएं या गुण हमें लोकतंत्र में मिलते हैं और इसीलिए वर्तमान समय में सर्वाधिक स्वीकार्य शासन पद्धति लोकतंत्र ही मानी जाती है। धन्यवाद।